हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज उत्तर प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम का मैं सेकंड पार्ट लेकर हाजिर हूँ। तो फर्स्ट पार्ट था, उसमें 1 to 37 क्वेश्चंस थे और ये जो सेकंड पार्ट है इसमें 38 से ऑनवर्ड रहेंगे। और इस पार्ट में कुछ बहुत अच्छे ऐसे MCQs हैं जो कि वो UPSC के लिए बहुत एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। तो मैं कहूँगा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शायद आपके काम आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्राधिकरण कब भंग कर दिया जाएगा? तो प्राधिकरण का विघटन नगर नियोजन अधिनियम की धारा 58 में बताया गया है और उसमें ये बताया गया है कि राज्य सरकार का समाधान होने पर उसको विघटित किया जा सकता है, या फिर जिन प्रयोजनों हेतु प्राधिकरण की स्थापना हुई थी वे तात्विक रूप से पूर्ण हो गए हैं। अगर ये दोनों ही स्थितियां हैं तो प्राधिकरण को विघटित किया जा सकता है। इसलिए इसके आंसर दोनों हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए सेक्शन आप पढ़ लीजिए, अच्छा सेक्शन है। और मैं तो कहूँगा कि ये HGS की दृष्टि से तो ठीक क्वेश्चन है। भंग के परिणाम स्वरूप संपत्ति, निधि और देय जो प्राधिकरण में निहित थी वो किस में निहित हो जाएंगी? तो ये सीधी सी बात है कि वो राज्य सरकार में ही निहित हो जाएंगी, क्योंकि ये पावर इसमें राज्य सरकार को ही है और विघटन का पावर भी उन्हीं के पास है। तो सीधी सी बात है, तो इसमें राज्य सरकार को ही पावर है और विघटन के बाद जो भी संपत्ति है, निधि है, या जो भी देय हैं, जो कुछ भी है वो सब राज्य सरकार में ही निहित हो जाएगा। और वो ऐसा इसलिए है कि अगला क्वेश्चन आप देखिए तो क्लियर हो जाएगा। प्राधिकरण के भंग के दिनांक से अधूरे कार्यों को कौन पूर्ण करेगा? तो कौन पूर्ण करेगा? राज्य सरकार पूर्ण करेगी। राज्य सरकार क्यों पूर्ण करेगी? तो वो इसलिए पूर्ण करेगी क्योंकि वो एक्ट में ही बताया गया है कि जब प्राधिकरण का विघटन हो जाएगा या प्राधिकरण को भंग कर दिया जाएगा तो उसमें जो कुछ भी निहित संपत्तियां हैं, देय है, जो कुछ भी है वो सब राज्य सरकार में निहित हो जाएगा। तो जब राज्य सरकार में निहित होगा तो उसके अधूरे कार्य जो कुछ भी है वो प्राधिकरण विघटन होने के बाद राज्य सरकार को ही करना पड़ेंगे, क्योंकि वो सारा कुछ दायित्व राज्य सरकार में ही निहित हो जाते हैं। संपत्तियां, देय, जो कुछ भी है, भार प्रभार जो भी है उस पर निहित हो जाते हैं। इसलिए वो राज्य सरकार ही उसको पूरा करने वाली है, उसी का उत्तरदायित्व तो बनता है एक्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, उन्नति प्रभार कब अधिरोपित किया जाता है? मीन्स डेवलपमेंट चार्ज कब अधिरोपित किया जाता है प्राधिकरण के द्वारा? तो एक्ट में बताया गया है कि प्राधिकरण जब किसी क्षेत्र, किसी एरिया का डेवलपमेंट करता है, तो डेवलपमेंट करता है उस एरिए का, तो उस एरिए में जो भी संपत्तियां हैं, यदि प्राधिकरण के विकास योजना के अनुसार उस एरिया का विकास किया गया है और उस वजह से वहाँ की स्थित संपत्तियों का मूल्य बढ़ गया है, तो अगर मूल्य बढ़ गया है इस वजह से, तो प्राधिकरण उस पर उन्नति प्रभार यानी कि डेवलपमेंट चार्ज अधिरोपित कर सकता है। ये एक्ट में बताया गया है। तो प्राधिकरण द्वारा संपन्न विकास योजना के फलस्वरूप संपत्ति का मूल्य बढ़ जाना, तो जिस एरिया का विकास प्राधिकरण ने किया है विकास योजना के तहत, वहाँ पर जो स्थित संपत्तियाँ हैं वो यदि उन संपत्तियों का मूल्य बढ़ जाता है इस वजह से, तो वहाँ के संपत्तियों के स्वामियों को या उनके ऊपर इस तरह के चार्ज लगाए जा सकते हैं उनकी संपत्ति पर, और उनको वो देना होगा।
ये प्राधिकरण के पास अधिकार है, पावर है। उन्नति प्रभार किसी विकसित क्षेत्र में, टाउनशिप अथवा कॉलोनी क्षेत्र में स्थित किसी संपत्ति के संबंध में लिया जाएगा। तो अब इसमें ये पूछा है कितनी मात्रा में लिया जाएगा, तो 1/3 रकम के बराबर जो संपत्ति का मूल्य है, संपत्ति के 1/3 रकम के बराबर वो प्रभार लिया जाएगा। तो ये आप बेयर देख सकते हैं, आपको ज़्यादा डिटेल मिल जाएगा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्राधिकरण लोकप्रिय स्थलों जैसे कि प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक के दर्शन पर अधिकतम कितना सुविधा शुल्क लगा सकता है। यहाँ पर याद रखना है ये सुविधा शुल्क, और ये सुविधा शुल्क है 1000 रुपया। तो 1000 रुपये से अधिक, और वो भी प्रति दर्शक। इसका मतलब है कि प्राधिकरण प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों के दर्शन पर वो अधिकतम 1000 रुपये प्रति दर्शक के हिसाब से सुविधा शुल्क लगा सकता है, यदि उसने ऐसे स्मारकों या स्थलों को विकसित किया है तो वो सुविधा शुल्क भी लगा सकता है। ये मैं इम्पॉर्टेंट समझता हूँ एचजीएस की दृष्टि से, देख लीजिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन है, देय धनराशि की वसूली प्राधिकरण द्वारा किस प्रकार की जाएगी। तो ये ज़्यादातर एक्ट में यही है कि यदि इस तरह के मामले हैं, इस तरह के एक्ट हैं, तो उनका नेचर ही सिविल रहता है। तो जैसे कि लगान या राजस्व का वसूली होता है, भू राजस्व का, उसी तरह इस तरह के बकायों की भी वसूली की जाती है। ये कॉमन सीन है इन एक्ट का, अगर आप देखें तो देय धनराशि की वसूली का प्रमाण पत्र कलेक्टर को जारी किए जाने पर भू राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जाएगी। इसका मतलब ये है, आप जानते ही हैं कि जो भू राजस्व है उसकी वसूली कलेक्टर ही करता है। तो अगर कोई इस तरह का उधार या देय राशि है जिसका वसूली कलेक्टर द्वारा किया जाना है, तो वो भू राजस्व की बात ही कलेक्टर साहब वसूलेंगे, ये आप क्लियर मान लीजिए। इसमें एक सेक्शन की सूची दी गई है, देख लीजिए। इसमें मैचिंग करनी है, तो मैंने इसमें सेक्शन मैच करके ही लिख दिए हैं। तो सुविधा कर, यानी कि जो सुविधा कर की बात अभी की थी, जो 1000 रुपया प्रति दर्शक प्राधिकरण ऐसे प्राचीन या ऐतिहासिक स्थलों या स्मारकों के संबंध में लागू कर सकता है वहाँ विजिट करने के लिए। तो वो जो है 39A है, सेक्शन है 39A, यानी कि 39A, प्राधिकरण का भंग किया जाना। इसके पहले हम लोगों ने 58 पढ़ा हुआ है सेक्शन 58 आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, अच्छा सेक्शन है और बहुत सारे क्वेश्चन उससे बन सकते हैं, तो देख लीजिएगा। देय धनराशि की वसूली वो सेक्शन 40 में है। तो आप ये जो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि देय धनराशि की वसूली का यदि प्रमाण पत्र कलेक्टर साहब को दे दिया जाता है तो कलेक्टर साहब फिर वसूल करेंगे भू राजस्व की तरह। तो ये सेक्शन 40 आप देख लीजिए। और उन्नति प्रभार का निर्धारण, जो डेवलपमेंट चार्ज की बात थी, वो सेक्शन 36 में है। तो इस तरह से ये सेक्शन 36 है। तो ये अच्छे सेक्शन है, पूछे जा सकते हैं। कोई एक सेक्शन पूछा जा सकता है, उन्नति प्रभार पूछा जा सकता है, या फिर सुविधा कर पूछा जा सकता है। प्राधिकरण द्वारा दंडनीय किसी अपराध का अभियोजन कब संस्थित किया जा सकेगा। तो इसका सीधा आंसर आप देख लीजिए कि जो उप चेयरमैन या उसके द्वारा जो प्राधिकृत कोई प्राधिकारी होंगे उनसे पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही प्राधिकरण द्वारा दंडनीय किसी अपराध का अभियोजन संस्थित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उप चेयरमैन या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही ऐसे अपराधों के संबंध में अभियोजन संस्थित किया जा सकता है जो प्राधिकरण द्वारा दंडनीय होते हैं। यानी कि ऐसे कोई मामले या अपराध जिनको प्राधिकरण ने दंडनीय बनाया है, यदि उस संबंध में अभियोजन संस्थित करना है
तो फिर उप चेयरमैन या उनके द्वारा प्राधिकृत जो भी अधिकारी प्राधिकारी होंगे उनसे पूर्व अनुमति लेनी होगी। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण को सुधार संबंधी प्रभार अधिरोपित करने की शक्ति अधिनियम की धारा 35 याद रखिएगा के अंतर्गत प्राप्त है। ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं। तो क्या सरकार के स्वामित्व वाली भूमि पर प्रभार अधिरोपित किया जा सकता है? तो इस एक्ट में बताया गया है कि एक ऐसी कंडीशन है जहां पर अधिरोपित किया जा सकता है। वैसे तो सरकार की स्वामित्व वाली में नहीं होता, लेकिन कुछ एक कंडीशन है जहां सरकार ने भूमि पट्टे पर या लाइसेंस में उठा दी हो। तो अगर सरकारी ज़मीन पर तो नहीं होगा, लेकिन अगर सरकार ने ही भूमि पट्टे या लाइसेंस पे उठा दी है तो फिर उस पर प्रभार अधिरोपित किया जा सकता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है। सुधार संबंधी प्रभार का संदाय किया जाएगा। तो एक पढ़िए तो क्लियर हो जाएगा। आप किस्तों में कर सकते हैं और इसके संबंध में जो धारा 38 दिया गया है उसमें भी यही रीति बताई गई है, या फिर ऐसी रीति से जैसा उपबुद्धियों द्वारा, यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इसके साथ में इससे जो सुसंगत है उनमें यदि कोई रीति या कोई व्यवस्था की गई है तो उसके अकॉर्डिंग भी सुधार संबंधित प्रभारों का संदाय किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये सभी तरीके हो गए। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करता है वह दंडनीय होगा। तो एडीजे बनने जा रहे हैं तो दंड से संबंधित कुछ क्लासेस हैं या जो सेक्शन है उनको भी देख लेना चाहिए। तो इसमें 1 वर्ष तक के साधारण कारावास से या 20,000 रुपये तक के जुर्माने की व्यवस्था की गई है। तो ये याद रखना है, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करता है तब वह दंडनीय होगा। तो इस संबंध में मेरा एक वीडियो पहले से पड़ा हुआ है, सारे सेक्शंस पर चर्चा की गई है और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से की गई है। जितना आपको आवश्यकता है उस सेक्शन से वो उस पर चर्चा की गई है, बताया गया है। तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो ये सारे MCQ आपको एकदम रट जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अतिक्रमण रोकने के लिए अपने विधिक कर्तव्यों का पालन न करने वाला व्यक्ति दंडनीय होगा। तो देख लीजिए, इसमें 1 मास तक के सादे कारावास से 10,000 रुपये तक के जुर्माने से। और इसमें जो देखने लायक बात है वो ये है कि इसका C देखिए और D देखिए, इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो परीक्षा में बहुत ध्यान रखने की बात है। तो ध्यान रखने की बात ये है कि इस डिफरेंस की वजह से आपका आंसर गलत हो सकता है। और इसमें या शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो या तो 1 मास का कारावास, 1 मास के सादे कारावास से या 10,000 रुपये तक के जुर्माने से। और जो D है उसमें A एवं B दोनों, तो इसका मतलब ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, इसलिए इसका आंसर C होगा। और ये आप सेक्शन 26 आप देख सकते हैं। तो ये याद रखने की बात है। और ऐसे क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस पर। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भवन गिराने का आदेश दे सकता है, कौन दे सकता है? तो आप उपाध्यक्ष, चूँकि इस एक्ट में देखें तो एक कॉमन व्यू बनाएंगे प्राधिकरण के संबंध में। तो उसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। और अध्यक्ष का एक अपना डिजिग्नेशन है
पावर है और मैक्सिमम जो मामले हैं पहले अध्यक्ष देखते हैं, फिर पहले यहाँ पर उपाध्यक्ष देखते हैं, फिर अध्यक्ष महोदय के पास जाता है। यदि उपाध्यक्ष महोदय उसको या उनके आदेश से कोई परेशान हो जाता है तो उनका अपना एक दायरा है और अध्यक्ष का अलग दायरा है। तो इस दायरे को आपको समझना है तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा मामला कौन देखेगा और कौन से मामले में कौन हस्तक्षेप करेगा, और उसके बाद यदि किसी को जाना है तो वो कहाँ जाएगा। तो इसमें उपाध्यक्ष द्वारा उस निमित्त सशक्त प्राधिकरण का कोई अधिकारी या अध्यक्ष, तो यानी कि इसमें अध्यक्ष को आप देख सकते हैं डिमोलिशन में पावर नहीं है। आंसर है इसका ए एवं बी, यही देंगे। और इसके लिए सेक्शन है 27। आप इस सेक्शन को देखेंगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इसीलिए मैं बता रहा था अभी ये बातें कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर के आप अपने आप को क्लियर कर लीजिएगा। महायोजना अथवा परिक्षेत्रीय विकास योजना का उल्लंघन करके विकास कार्य मकान गिराने का आदेश दिए जाने का उपबंध दिया गया है। तो अभी आपने पढ़ा सेक्शन 27 डिमोलिशन के संबंध में। तो ध्वस्तीकरण का आदेश जो है वो धारा 27 के अंतर्गत उपाध्यक्ष महोदय या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई सशक्त अधिकारी हैं वो दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विकास कार्य गिराने का आदेश दिया जा सकता है। तो ऐसा आदेश कब दिया जा सकता है? जब विकास कार्य कराया गया है। तो किस तरह का विकास कार्य कराया गया है जिससे ऑर्डर ऑफ डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग दिया जा सकता है? तो सेक्शन 27 में ही बताया गया है, चूँकि उसी में ही इस ऑर्डर की बात की गई है। तो बताया गया है कि महायोजना का उल्लंघन करके यदि कोई विकास कार्य कराया गया है, या क्षेत्रीय या परिक्षेत्रीय विकास योजना का उल्लंघन करके कोई विकास कार्य कराया गया है, या इसी एक्ट की धारा 14 में जो दिशा निर्देश बताए गए हैं, जो अनुमोदन लेने का, पूर्व मंजूरी लेने का, जो भी शर्तें बताई गई हैं, यदि उनका पालन नहीं किया गया है और विकास कार्य करा लिया गया है तो फिर ऑर्डर ऑफ डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग पारित कर दिया जाएगा। तो ये तीनों ही कंडीशंस हैं जब विकास कार्य गिराने का आदेश दिया जा सकता है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, देख लीजिएगा। अब बात आती है कि अगर ऑर्डर ऑफ डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग दे दिया गया है तो देंगे उपाध्यक्ष महोदय ना, वाइस चेयरमैन। और उससे यदि कोई व्यक्ति पीड़ित हो गया है तो वो अपील करके अपील के लिए कहाँ जाएगा? तो अपील के लिए कहाँ जाएगा? धारा 27 के आदेश से व्यथित व्यक्ति अपील किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? तो वो अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेगा, चूँकि वाइस चेयरमैन के ऊपर जाएगा। तो अध्यक्ष महोदय अपील सुनेंगे। तो यहाँ पर 2-3 बातें और सुन लीजिए कि ये जो अपील है, जो पीड़ित व्यक्ति है वो 30 दिनों के भीतर करेगा। तो यानी कि उपाध्यक्ष के आदेश से पीड़ित व्यक्ति उस तारीख से 30 दिन के भीतर अपील प्रस्तुत करेगा अध्यक्ष महोदय के सामने। और ये तारीख होगी वो तारीख जो उपाध्यक्ष महोदय ने पारित किया है आदेश, जिससे वो पीड़ित हुआ है। और इसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि यदि अपील इन्होंने सुन ली है और फाइनली उसको फाइनल कर दिया है तो यहाँ पर अध्यक्ष महोदय के आदेश के खिलाफ वो किसी न्यायालय में नहीं जा सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यह आदेश अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। ये व्यवस्था इसी एक्ट में और इसी सेक्शन में कर दी गई है, तो ये याद रखना है।
धारा 27 के अधीन उपाध्यक्ष के आदेश से व्यथित व्यक्ति आदेश की तारीख से कितने दिन के भीतर, यानी कि 30 दिन के भीतर, अभी हमने इसकी चर्चा कर ली है, महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना का उल्लंघन करके विकास कार्य कराए जाने पर उसे रोकने का आदेश दे सकता है। तो आदेश उपाध्यक्ष महोदय ही देंगे या फिर उनके द्वारा सशक्त कोई प्राधिकारी या अधिकारी, तो या तो वो देंगे या तो फिर वो देंगे। तो इसका आंसर ए या बी दोनों हो सकते हैं, एक साथ दोनों नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, उपाध्यक्ष विकास कार्य रोकने का आदेश दे सकते हैं। तो विकास कार्य रोकने की जो शक्ति है वो धारा 28 में बताई गई है। पावर टू स्टॉप डेवलपमेंट के संबंध में जो व्यवस्था है वो सेक्शन 28 के में ही दी गई है, इसी एक्ट में। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित युग्म है। तो ये सारे सही सुमेलित युग्म हैं। भूमि का अर्जन धारा 17 में, नजूल भूमि धारा 19 में, भवन गिराने का आदेश धारा 27 में, अभी अपन ने सब पढ़ लिया है। अनाधिकृत विकास को सीलबंद करने की शक्ति धारा 28, ये सारी धाराएं हम लोग पीछे क्वेश्चन के रूप में पढ़ चुके हैं। और मेरे पीछे वाले वीडियो में आप प्ले लिस्ट में जाइए और ये यूपी का नगर नियोजन का लिस्ट खोलिए, आपको सारे मिल जाएंगे। तो इसमें ये सारे के सारे सुमेलित हैं, कोई ऐसा नहीं है जो गलत है, और याद भी हो जाने चाहिए। मुझे तो लगता है अभी तक याद भी हो गई होंगी आपको। सही सुमेलित युग्म बताइए। तो ये भी सही सुमेलित हैं। भूमि का अनिवार्य अर्जन राज्य सरकार करती है। भवन गिराने का आदेश उपाध्यक्ष महोदय देते हैं। अपराधों के समन का भी आदेश, यानी कि जो पूर्व मंजूरी है, उपाध्यक्ष महोदय या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी या अधिकारी की पूर्व मंजूरी से ही अभियोजन संस्थित किया जा सकता है। नजूल भूमि राज्य सरकार की ही होती है। तो ये भी सारे के सारे सुमेलित हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित कार्यों के लिए व्यक्ति दंडनीय नहीं होगा। तो अगर सार्वजनिक मार्ग की नालियों पर आप सीढ़ी बना लेते हैं अपने घर आने जाने के लिए, तो उसके लिए दंडनीय नहीं होंगे। बाकी जो स्थितियाँ इसमें बताई गई हैं, 4 गेट के सामने सार्वजनिक मार्ग पर चबूतरा का निर्माण, सड़क के ऊपर छज्जे निकालना, तो अगर ये 2 स्थितियां हैं तो आप दंडनीय हो सकते हैं, लेकिन उसमें नहीं है। ये एक्ट में स्पष्ट कर दिया गया है कि ये वाला मामला दंडनीय नहीं है। धारा 26A के अधीन आदेश से व्यथित व्यक्ति प्रतिकर हेतु दावा किसके समक्ष करेगा? ये जिला जज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको सेक्शन देखना पड़ेगा, तभी एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये अच्छा क्वेश्चन है और ये कन्फ्यूजन है, क्योंकि यही एक ऐसा है जहाँ पर जिला जज महोदय दिखाई देते हैं। तो इस तरह से, और इसमें सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है, लेकिन ये 2 हैं, ये दोनों सुमेलित हैं। इसमें विकास कार्य के लिए अनुज्ञा के बिना भवन निर्माण नहीं किया जा सकता। अगर करना है तो धारा 14 की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करनी पड़ेगी। विकास कार्य कराने हेतु अनुज्ञा धारा 15 के अंतर्गत आपको आवेदन पत्र देना होगा, और उसके बाद अगर आपको सर्टिफिकेट मिलता है तभी वो माना जाएगा। फिर है अनुज्ञा हेतु प्राधिकृत अधिकारी। तो विकास कार्य की जो अनुज्ञा है वो उपाध्यक्ष महोदय देंगे। अब ये रहा पूर्णता प्रमाण पत्र। तो पूर्णता प्रमाण पत्र यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट 15A के द्वारा मिलता है, इसलिए ये आपको याद रखना है कि यह पूर्णता प्रमाण पत्र की 15 नहीं है बल्कि 15A है। और अगर इस तरह के सेक्शन पूछे जाएंगे तो इसी तरह ही कन्फ्यूजन किया जाएगा बस। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास प्राधिकरण 1973 के द्वारा या अधीन दंडनीय बनाए गए किसी अपराध का समन का उपबंध है। तो
वो ओपन सेक्शन 32 में दिया गया है। तो ये कोई अपराध कंपाउंडेबल है, उस संबंध में इस सेक्शन में चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का शमन कौन अधिकारी करेगा? तो कौन अधिकारी करेगा ये आप देख लीजिए। ये उपाध्यक्ष महोदय करेंगे या उसके द्वारा कोई प्राधिकृत अधिकारी होंगे वो करेंगे। तो अब आप ये देखें बी और सी, यहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो सकता है। उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, उपाध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, तो ये दोनों कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप बी लगा देते हैं तो इसका मतलब उपाध्यक्ष नहीं, इन्होंने जिनको प्राधिकृत कर दिया वही करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन गलत होने के चांस भी हो सकते हैं और बहुत कम डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अगर आप स्पीड में पढ़ जाएंगे तो इतना स्पीड में आप मत निकलिएगा कि दोनों में डिफरेंस ना देख पाए आप। तो सही स्पीड उसे मानी जाएगी कि आप कम से कम अपनी स्पीड के साथ में एक्यूरेसी को भी मेंटेन करते हैं। कितना सटीक आप जज कर पाते हैं उतने समय में जो अलॉट किया गया है आपको। अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का विचारण की अधिकारिता किसे प्राप्त है? तो इस एक्ट के अंतर्गत जो अधिकारिता प्राप्त है वो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को प्राप्त है। ये आपको याद ही रखना है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। विकास प्राधिकरण का विघटन राज्य सरकार करती है, किस सेक्शन में है? हम लोग पढ़ चुके हैं 58 को। इस अधिनियम के अधीन अपराधों के अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी लेने का उपबंध कहाँ पर है ये बताना है। तो ये उपबंध 49 पर है। तो ये 49 आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, अगर वो फंसाएगा तो फिर ऐसे ही फंसाएगा, पूरा एक्ट पढ़ने के बाद भी फंसा देता है वो। तो इस तरह से आज का वीडियो यही मैं समाप्त करता हूँ। और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मुझे भी काफ़ी क्वेश्चन इसमें से अच्छे लगे, तो मैं ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। आप भी इसको देखें और जो क्वेश्चन मैं नहीं पकड़ पा रहा हूं, अगर आपकी पकड़ में आ रहे हैं तो आप उनको पकड़ें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी नज़र रखनी चाहिए, तो आप मुझे भी इसको भेज सकते हैं, मैं भी उसे याद रखूँगा। तो इस तरह से हम लोग मिल कर के एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं तैयारी में, और यही कामना करते हैं कि आप लोग इस बार जिसने भी ईमानदारी से मेहनत की हो उसे उसका फल ज़रूर मिले। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं एविडेंस एक्ट के सेक्शन 4 से लेकर के आ रहा हूँ। सेक्शन 4 के संबंध में मुझे कुछ मटेरियल इंटरनेट पर मिला हुआ है और मुझे वो मटेरियल बहुत अच्छा लगा, और वो सारी चीज़ें कभी कभी एक बुक में नहीं मिल पाती हैं, तो मैंने उन्हें उन इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट किया सेक्शन 4 के संबंध में, जो कि मैं आपको बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और बाकी जो मेरे भाई बहन हैं, मित्र हैं, जो बराबर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे वो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज उत्तर प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम का मैं सेकंड पार्ट लेकर हाजिर हूँ। तो फर्स्ट पार्ट था उसमें 1 to 37 क्वेश्चंस थे, और ये जो सेकंड पार्ट है इसमें 38 से ऑनवर्ड रहेंगे। और इस पार्ट में कुछ बहुत अच्छे ऐसे MCQs हैं जो कि
वो यूपीएसजीएस के लिए बहुत एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। तो मैं कहूँगा इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शायद आपके काम आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्राधिकरण कब भंग कर दिया जाएगा? तो प्राधिकरण का विघटन नगर नियोजन अधिनियम की धारा 58 में बताया गया है, और उसमें ये बताया गया है कि राज्य सरकार का समाधान होने पर उसको विघटित किया जा सकता है, या फिर जिन प्रयोजनों हेतु प्राधिकरण की स्थापना हुई थी वे तात्विक रूप से पूर्ण हो गए हैं। अगर ये दोनों ही स्थितियां हैं तो प्राधिकरण को विघटित किया जा सकता है। इसलिए इसके आंसर दोनों हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए सेक्शन आप पढ़ लीजिए, अच्छा सेक्शन है, और मैं तो कहूँगा कि ये एचजीएस की दृष्टि से तो ठीक क्वेश्चन है। भंग के परिणाम स्वरूप संपत्ति, निधि और देय जो प्राधिकरण में निहित थी वो किस में निहित हो जाएंगी? तो ये सीधी सी बात है कि वो राज्य सरकार में ही निहित हो जाएंगी, क्योंकि ये पावर इसमें राज्य सरकार को ही है, और विघटन का पावर भी उन्हीं के पास है। तो सीधी सी बात है, तो इसमें राज्य सरकार को ही पावर है, और विघटन के बाद जो भी संपत्ति है, निधि है, या जो भी देय हैं, जो कुछ भी है वो सब राज्य सरकार में ही निहित हो जाएगा। और वो ऐसा इसलिए है कि अगला क्वेश्चन आप देखिए तो क्लियर हो जाएगा। प्राधिकरण के भंग के दिनांक से अधूरे कार्यों को कौन पूर्ण करेगा? तो कौन पूर्ण करेगा? राज्य सरकार पूर्ण करेगी। राज्य सरकार क्यों पूर्ण करेगी? तो वो इसलिए पूर्ण करेगी क्योंकि वो एक्ट में ही बताया गया है कि जब प्राधिकरण का विघटन हो जाएगा या प्राधिकरण को भंग कर दिया जाएगा तो उसमें जो कुछ भी निहित संपत्तियां हैं, देय है, जो कुछ भी है, वो सब राज्य सरकार में निहित हो जाएगा। तो जब राज्य सरकार में निहित होगा तो उसके अधूरे कार्य जो कुछ भी है वो प्राधिकरण विघटन होने के बाद राज्य सरकार को ही करना पड़ेंगे, क्योंकि वो सारा कुछ दायित्व राज्य सरकार में ही निहित हो जाते हैं। संपत्तियां, देय, जो कुछ भी है, भार प्रभार जो भी है उस पर निहित हो जाते हैं, इसलिए वो राज्य सरकार ही उसको पूरा करने वाली है, उसी का उत्तरदायित्व तो बनता है एक्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, उन्नति प्रभार कब अधिरोपित किया जाता है? मीन्स डेवलपमेंट चार्ज कब अधिरोपित किया जाता है प्राधिकरण के द्वारा? तो एक्ट में बताया गया है कि प्राधिकरण जब किसी क्षेत्र, किसी एरिया का डेवलपमेंट करता है, तो डेवलपमेंट करता है उस एरिए का, तो उस एरिए में जो भी संपत्तियां हैं, यदि प्राधिकरण के विकास योजना के अनुसार उस एरिया का विकास किया गया है और उस वजह से वहाँ की स्थित संपत्तियों का मूल्य बढ़ गया है, तो अगर मूल्य बढ़ गया है इस वजह से, तो प्राधिकरण उस पर उन्नति प्रभार यानी कि डेवलपमेंट चार्ज अधिरोपित कर सकता है। ये एक्ट में बताया गया है। तो प्राधिकरण द्वारा संपन्न विकास योजना के फलस्वरूप संपत्ति का मूल्य बढ़ जाना, तो जिस एरिया का विकास प्राधिकरण ने किया है विकास योजना के तहत, वहाँ पर जो स्थित संपत्तियाँ हैं वो यदि उन संपत्तियों का मूल्य बढ़ जाता है इस वजह से, तो वहाँ के संपत्तियों के स्वामियों को या उनके ऊपर इस तरह के चार्ज लगाए जा सकते हैं उनकी संपत्ति पर, और उनको वो देना होगा। ये प्राधिकरण के पास अधिकार है, पावर है। उन्नति प्रभार किसी विकसित क्षेत्र में, टाउनशिप अथवा कॉलोनी क्षेत्र में स्थित किसी संपत्ति के संबंध में लिया जाएगा। तो अब इसमें ये पूछा है कितनी मात्रा में लिया जाएगा, तो 1/3 रकम के बराबर जो संपत्ति का मूल्य है, संपत्ति के 1/3 रकम के बराबर वो प्रभार लिया जाएगा। तो ये आप बेयर देख सकते हैं, आपको ज़्यादा डिटेल मिल जाएगा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्राधिकरण लोकप्रिय स्थलों
जैसे कि प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक के दर्शन पर अधिकतम कितना सुविधा शुल्क लगा सकता है। यहाँ पर याद रखना है ये सुविधा शुल्क, और ये सुविधा शुल्क है 1000 रुपया। तो 1000 रुपये से अधिक, और वो भी प्रति दर्शक। इसका मतलब है कि प्राधिकरण प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों के दर्शन पर वो अधिकतम 1000 रुपये प्रति दर्शक के हिसाब से सुविधा शुल्क लगा सकता है, यदि उसने ऐसे स्मारकों या स्थलों को विकसित किया है तो वो सुविधा शुल्क भी लगा सकता है। ये मैं इम्पॉर्टेंट समझता हूँ एचजीएस की दृष्टि से, देख लीजिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन है, देय धनराशि की वसूली प्राधिकरण द्वारा किस प्रकार की जाएगी। तो ये ज़्यादातर एक्ट में यही है कि यदि इस तरह के मामले हैं, इस तरह के एक्ट हैं, तो उनका नेचर ही सिविल रहता है। तो जैसे कि लगान या राजस्व का वसूली होता है, भू राजस्व का, उसी तरह इस तरह के बकायों की भी वसूली की जाती है। ये कॉमन सीन है इन एक्ट का, अगर आप देखें तो देय धनराशि की वसूली का प्रमाण पत्र कलेक्टर को जारी किए जाने पर भू राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जाएगी। इसका मतलब ये है, आप जानते ही हैं कि जो भू राजस्व है उसकी वसूली कलेक्टर ही करता है। तो अगर कोई इस तरह का उधार या देय राशि है जिसका वसूली कलेक्टर द्वारा किया जाना है, तो वो भू राजस्व की बात ही कलेक्टर साहब वसूलेंगे। ये आप क्लियर मान लीजिए। इसमें एक सेक्शन की सूची दी गई है, देख लीजिए। इसमें मैचिंग करनी है, तो मैंने इसमें सेक्शन मैच करके ही लिख दिए हैं। तो सुविधा कर, यानी कि जो सुविधा कर की बात अभी की थी, जो 1000 रुपया प्रति दर्शक प्राधिकरण ऐसे प्राचीन या ऐतिहासिक स्थलों या स्मारकों के संबंध में लागू कर सकता है वहाँ विजिट करने के लिए। तो वो जो है 39A है, सेक्शन है 39A, यानी कि 39A, प्राधिकरण का भंग किया जाना। इसके पहले हमने 58 पढ़ा हुआ है सेक्शन 58 आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, अच्छा सेक्शन है और बहुत सारे क्वेश्चन उससे बन सकते हैं, तो देख लीजिएगा। देय धनराशि की वसूली वो सेक्शन 40 में है। तो आप ये जो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि देय धनराशि की वसूली का यदि प्रमाण पत्र कलेक्टर साहब को दे दिया जाता है तो कलेक्टर साहब फिर वसूल करेंगे भू राजस्व की तरह। तो ये सेक्शन 40 आप देख लीजिए। और उन्नति प्रभार का निर्धारण, जो डेवलपमेंट चार्ज की बात थी, वो सेक्शन 36 में है। तो इस तरह से ये सेक्शन 36 है। तो ये अच्छे सेक्शन है, पूछे जा सकते हैं। कोई एक सेक्शन पूछा जा सकता है, उन्नति प्रभार पूछा जा सकता है, या फिर सुविधा कर पूछा जा सकता है। प्राधिकरण द्वारा दंडनीय किसी अपराध का अभियोजन कब संस्थित किया जा सकेगा। तो इसका सीधा आंसर आप देख लीजिए कि जो उप चेयरमैन या उसके द्वारा जो प्राधिकृत कोई प्राधिकारी होंगे उनसे पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही प्राधिकरण द्वारा दंडनीय किसी अपराध का अभियोजन संस्थित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उप चेयरमैन या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही ऐसे अपराधों के संबंध में अभियोजन संस्थित किया जा सकता है जो प्राधिकरण द्वारा दंडनीय होते हैं। यानी कि ऐसे कोई मामले या अपराध जिनको प्राधिकरण ने दंडनीय बनाया है, यदि उस संबंध में अभियोजन संस्थित करना है तो फिर उप चेयरमैन या उनके द्वारा प्राधिकृत जो भी अधिकारी प्राधिकारी होंगे उनसे पूर्व अनुमति लेनी होगी। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण को सुधार संबंधी प्रभार अधिरोपित करने की शक्ति अधिनियम की धारा 35 याद रखिएगा के अंतर्गत प्राप्त है। ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं। तो क्या सरकार के स्वामित्व वाली भूमि पर प्रभार अधिरोपित किया जा सकता है?
तो इस एक्ट में बताया गया है कि एक ऐसी कंडीशन है जहां पर अधिरोपित किया जा सकता है। वैसे तो सरकार की स्वामित्व वाली में नहीं होता, लेकिन कुछ एक कंडीशन है जहां सरकार ने भूमि पट्टे पर या लाइसेंस में उठा दी हो। तो अगर सरकारी ज़मीन पर तो नहीं होगा, लेकिन अगर सरकार ने ही भूमि पट्टे या लाइसेंस पे उठा दी है तो फिर उस पर प्रभार अधिरोपित किया जा सकता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है। सुधार संबंधी प्रभार का संदाय किया जाएगा। तो एक पढ़िए तो क्लियर हो जाएगा। आप किस्तों में कर सकते हैं और इसके संबंध में जो धारा 38 दिया गया है उसमें भी यही रीति बताई गई है, या फिर ऐसी रीति से जैसा उपबुद्धियों द्वारा, यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इसके साथ में इससे जो सुसंगत है उनमें यदि कोई रीति या कोई व्यवस्था की गई है तो उसके अकॉर्डिंग भी सुधार संबंधित प्रभारों का संदाय किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये सभी तरीके हो गए। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करता है वह दंडनीय होगा। तो एडीजे बनने जा रहे हैं तो दंड से संबंधित कुछ क्लासेस हैं या जो सेक्शन है उनको भी देख लेना चाहिए। तो इसमें 1 वर्ष तक के साधारण कारावास से या 20,000 रुपये तक के जुर्माने की व्यवस्था की गई है। तो ये याद रखना है, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करता है तब वह दंडनीय होगा। तो इस संबंध में मेरा एक वीडियो पहले से पड़ा हुआ है, सारे सेक्शंस पर चर्चा की गई है और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से की गई है। जितना आपको आवश्यकता है उस सेक्शन से वो उस पर चर्चा की गई है, बताया गया है। तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो ये सारे MCQ आपको एकदम रट जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अतिक्रमण रोकने के लिए अपने विधिक कर्तव्यों का पालन न करने वाला व्यक्ति दंडनीय होगा। तो देख लीजिए, इसमें 1 मास तक के सादे कारावास से 10,000 रुपये तक के जुर्माने से। और इसमें जो देखने लायक बात है वो ये है कि इसका C देखिए और D देखिए, इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो परीक्षा में बहुत ध्यान रखने की बात है। तो ध्यान रखने की बात ये है कि इस डिफरेंस की वजह से आपका आंसर गलत हो सकता है। और इसमें या शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो या तो 1 मास का कारावास, 1 मास के सादे कारावास से या 10,000 रुपये तक के जुर्माने से। और जो D है उसमें A एवं B दोनों, तो इसका मतलब ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, इसलिए इसका आंसर C होगा। और ये आप सेक्शन 26 आप देख सकते हैं। तो ये याद रखने की बात है। और ऐसे क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस पर। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भवन गिराने का आदेश दे सकता है, कौन दे सकता है? तो आप उपाध्यक्ष, चूँकि इस एक्ट में देखें तो एक कॉमन व्यू बनाएंगे प्राधिकरण के संबंध में। तो उसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। और अध्यक्ष का एक अपना डिजिग्नेशन है, पावर है। और मैक्सिमम जो मामले हैं पहले अध्यक्ष देखते हैं, फिर पहले यहाँ पर उपाध्यक्ष देखते हैं, फिर अध्यक्ष महोदय के पास जाता है। यदि उपाध्यक्ष महोदय उसको या उनके आदेश से कोई परेशान हो जाता है तो उनका अपना एक दायरा है और अध्यक्ष का अलग दायरा है। तो इस दायरे को आपको समझना है तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा मामला कौन देखेगा और कौन से मामले में कौन हस्तक्षेप करेगा, और उसके बाद यदि किसी को जाना है तो वो कहाँ जाएगा। तो इसमें उपाध्यक्ष द्वारा उस निमित्त सशक्त प्राधिकरण का कोई अधिकारी या अध्यक्ष
तो यानी कि इसमें अध्यक्ष को आप देख सकते हैं डिमोलिशन में पावर नहीं है। आंसर है इसका ए एवं बी, यही देंगे। और इसके लिए सेक्शन है 27, आप इस सेक्शन को देखेंगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इसीलिए मैं बता रहा था अभी ये बातें कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर के आप अपने आप को क्लियर कर लीजिएगा। महायोजना अथवा परिक्षेत्रीय विकास योजना का उल्लंघन करके विकास कार्य, मकान गिराने का आदेश दिए जाने का उपबंध दिया गया है। तो अभी अभी आपने पढ़ा सेक्शन 27 डिमोलिशन के संबंध में, तो ध्वस्तीकरण का आदेश जो है वो धारा 27 के अंतर्गत उपाध्यक्ष महोदय या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई सशक्त अधिकारी हैं वो दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विकास कार्य गिराने का आदेश दिया जा सकता है। तो ऐसा आदेश कब दिया जा सकता है? जब विकास कार्य कराया गया है। तो किस तरह का विकास कार्य कराया गया है जिससे ऑर्डर ऑफ डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग दिया जा सकता है? तो सेक्शन 27 में ही बताया गया है, चूँकि उसी में ही इस ऑर्डर की बात की गई है। तो बताया गया है कि महायोजना का उल्लंघन करके यदि कोई विकास कार्य कराया गया है, या क्षेत्रीय या परिक्षेत्रीय विकास योजना का उल्लंघन करके कोई विकास कार्य कराया गया है, या इसी एक्ट की धारा 14 में जो दिशा निर्देश बताए गए हैं, जो अनुमोदन लेने का, पूर्व मंजूरी लेने का, जो भी शर्तें बताई गई हैं, यदि उनका पालन नहीं किया गया है और विकास कार्य करा लिया गया है, तो फिर ऑर्डर ऑफ डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग पारित कर दिया जाएगा। तो ये तीनों ही कंडीशंस हैं जब विकास कार्य गिराने का आदेश दिया जा सकता है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, देख लीजिएगा। अब बात आती है कि अगर ऑर्डर ऑफ डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग दे दिया गया है तो देंगे उपाध्यक्ष महोदय ना, वाइस चेयरमैन। और उससे यदि कोई व्यक्ति पीड़ित हो गया है तो वो अपील करके, अपील के लिए कहाँ जाएगा? तो अपील के लिए कहाँ जाएगा? धारा 27 के आदेश से व्यथित व्यक्ति अपील किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? तो वो अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेगा, चूँकि वाइस चेयरमैन के ऊपर जाएगा। तो अध्यक्ष महोदय अपील सुनेंगे। तो यहाँ पर 2-3 बातें और सुन लीजिए कि ये जो अपील है, जो पीड़ित व्यक्ति है वो 30 दिनों के भीतर करेगा। तो यानी कि उपाध्यक्ष के आदेश से पीड़ित व्यक्ति उस तारीख से 30 दिन के भीतर अपील प्रस्तुत करेगा अध्यक्ष महोदय के सामने। और ये तारीख होगी वो तारीख जो उपाध्यक्ष महोदय ने पारित किया है आदेश, जिससे वो पीड़ित हुआ है। और इसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि यदि अपील इन्होंने सुन ली है और फाइनली उसको फाइनल कर दिया है, तो यहाँ पर अध्यक्ष महोदय के आदेश के खिलाफ वो किसी न्यायालय में नहीं जा सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये आदेश अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। ये व्यवस्था इसी एक्ट में और इसी सेक्शन में कर दी गई है, तो ये याद रखना है। धारा 27 के अधीन उपाध्यक्ष के आदेश से व्यथित व्यक्ति आदेश की तारीख से कितने दिन के भीतर, यानी कि 30 दिन के भीतर, अभी हमने इसकी चर्चा कर ली है, महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना का उल्लंघन करके विकास कार्य कराए जाने पर उसे रोकने का आदेश दे सकता है। तो आदेश उपाध्यक्ष महोदय ही देंगे या फिर उनके द्वारा सशक्त कोई प्राधिकारी या अधिकारी
तो या तो वो देंगे या तो फिर वो देंगे। तो इसका आंसर ए या बी दोनों हो सकते हैं, एक साथ दोनों नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, उपाध्यक्ष विकास कार्य रोकने का आदेश दे सकते हैं। तो विकास कार्य रोकने की जो शक्ति है वो धारा 28 में बताई गई है। पावर टू स्टॉप डेवलपमेंट के संबंध में जो व्यवस्था है वो सेक्शन 28 के में ही दी गई है, इसी एक्ट में। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित युग्म है। तो ये सारे सही सुमेलित युग्म हैं। भूमि का अर्जन धारा 17 में, नजूल भूमि धारा 19 में, भवन गिराने का आदेश धारा 27 में, अभी अपन ने सब पढ़ लिया है। अनाधिकृत विकास को सीलबंद करने की शक्ति धारा 28। ये सारी धाराएं हम लोग पीछे क्वेश्चन के रूप में पढ़ चुके हैं, और मेरे पीछे वाले वीडियो में आप प्ले लिस्ट में जाइए और ये यूपी का नगर नियोजन का लिस्ट खोलिए, आपको सारे मिल जाएंगे। तो इसमें ये सारे के सारे सुमेलित हैं, कोई ऐसा नहीं है जो गलत है, और याद भी हो जाने चाहिए। मुझे तो लगता है अभी तक याद भी हो गई होंगी आपको। सही सुमेलित युग्म बताइए। तो ये भी सही सुमेलित हैं। भूमि का अनिवार्य अर्जन राज्य सरकार करती है। भवन गिराने का आदेश उपाध्यक्ष महोदय देते हैं। अपराधों के समन का भी आदेश, यानी कि जो पूर्व मंजूरी है, उपाध्यक्ष महोदय या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी या अधिकारी की पूर्व मंजूरी से ही अभियोजन संस्थित किया जा सकता है। नजूल भूमि राज्य सरकार की ही होती है। तो ये भी सारे के सारे सुमेलित हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित कार्यों के लिए व्यक्ति दंडनीय नहीं होगा। तो अगर सार्वजनिक मार्ग की नालियों पर आप सीढ़ी बना लेते हैं अपने घर आने जाने के लिए, तो उसके लिए दंडनीय नहीं होंगे। बाकी जो स्थितियाँ इसमें बताई गई हैं, 4 गेट के सामने सार्वजनिक मार्ग पर चबूतरा का निर्माण, सड़क के ऊपर छज्जे निकालना, तो अगर ये 2 स्थितियाँ हैं तो आप दंडनीय हो सकते हैं, लेकिन उसमें नहीं है। ये एक्ट में स्पष्ट कर दिया गया है कि ये वाला मामला दंडनीय नहीं है। धारा 26A के अधीन आदेश से व्यथित व्यक्ति प्रतिकर हेतु दावा किसके समक्ष करेगा? ये जिला जज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको सेक्शन देखना पड़ेगा, तभी एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये अच्छा क्वेश्चन है और ये कन्फ्यूजन है, क्योंकि यही एक ऐसा है जहाँ पर जिला जज महोदय दिखाई देते हैं। तो इस तरह से, और इसमें सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है, लेकिन ये 2 हैं, ये दोनों सुमेलित हैं। इसमें विकास कार्य के लिए अनुज्ञा के बिना भवन निर्माण नहीं किया जा सकता। अगर करना है तो धारा 14 की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करनी पड़ेगी। विकास कार्य कराने हेतु अनुज्ञा धारा 15 के अंतर्गत आपको आवेदन पत्र देना होगा, और उसके बाद अगर आपको सर्टिफिकेट मिलता है तभी वो माना जाएगा। फिर है अनुज्ञा हेतु प्राधिकृत अधिकारी। तो विकास कार्य की जो अनुज्ञा है वो उपाध्यक्ष महोदय देंगे। अब ये रहा पूर्णता प्रमाण पत्र। तो पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट 15A के द्वारा मिलता है, इसलिए ये आपको याद रखना है कि यह पूर्णता प्रमाण पत्र की 15 नहीं है बल्कि 15A है। और अगर इस तरह के सेक्शन पूछे जाएंगे तो इसी तरह ही कन्फ्यूजन किया जाएगा बस। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास प्राधिकरण 1973 के द्वारा या अधीन दंडनीय बनाए गए किसी अपराध का समन का उपबंध है। तो वो उपबंध सेक्शन 32 में दिया गया है। तो ये कोई अपराध कंपाउंडेबल है, उस संबंध में इस सेक्शन में चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का समन कौन अधिकारी करेगा? तो कौन अधिकारी करेगा ये आप देख लीजिए। ये उपाध्यक्ष महोदय करेंगे या उसके द्वारा कोई प्राधिकृत अधिकारी होंगे वो करेंगे। तो अब आप ये देखें बी और सी, यहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो सकता है। उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, उपाध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी।
तो ये दोनों कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप बी लगा देते हैं तो इसका मतलब उपाध्यक्ष नहीं, इन्होंने जिनको प्राधिकृत कर दिया वही करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन गलत होने के चांस भी हो सकते हैं और बहुत कम डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अगर आप स्पीड में पढ़ जाएंगे तो इतना स्पीड में आप मत निकलिएगा कि दोनों में डिफरेंस ना देख पाएँ आप। तो सही स्पीड उसे मानी जाएगी कि आप कम से कम अपनी स्पीड के साथ में एक्यूरेसी को भी मेंटेन करते हैं। कितना सटीक आप जज कर पाते हैं उतने समय में जो अलॉट किया गया है आपको। अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का विचारण की अधिकारिता किसे प्राप्त है? तो इस एक्ट के अंतर्गत जो अधिकारिता प्राप्त है वो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को प्राप्त है। ये आपको याद ही रखना है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। विकास प्राधिकरण का विघटन राज्य सरकार करती है, किस सेक्शन में है? हम लोग पढ़ चुके हैं 58 को। इस अधिनियम के अधीन अपराधों के अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी लेने का उपबंध कहाँ पर है, ये बताना है। तो ये उपबंध 49 पर है। तो ये 49 आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, अगर वो फंसाएगा तो फिर ऐसे ही फंसाएगा, पूरा एक्ट पढ़ने के बाद भी फंसा देता है वो। तो इस तरह से आज का वीडियो यही मैं समाप्त करता हूँ। और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मुझे भी काफ़ी क्वेश्चन इसमें से अच्छे लगे, तो मैं ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। आप भी इसको देखें और जो क्वेश्चन मैं नहीं पकड़ पा रहा हूं, अगर आपकी पकड़ में आ रहे हैं तो आप उनको पकड़ें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी नज़र रखनी चाहिए, तो आप मुझे भी इसको भेज सकते हैं, मैं भी उसे याद रखूँगा। तो इस तरह से हम लोग मिल कर के एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं तैयारी में, और यही कामना करते हैं कि आप लोग इस बार जिसने भी ईमानदारी से मेहनत की हो उसे उसका फल ज़रूर मिले। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं एविडेंस एक्ट के सेक्शन 4 से लेकर के आ रहा हूँ। सेक्शन 4 के संबंध में मुझे कुछ मटेरियल इंटरनेट पर मिला हुआ है और मुझे वो मटेरियल बहुत अच्छा लगा, और वो सारी चीज़ें कभी कभी एक बुक में नहीं मिल पाती हैं, तो मैंने उन्हें उन इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट किया सेक्शन 4 के संबंध में, जो कि मैं आपको बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और बाकी जो मेरे भाई बहन हैं, मित्र हैं, जो बराबर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे वो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।